28 जुलाई सोमवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में गजा में अगला कदम इसराइल तय करेगा, डोनाल्ड ट्रंप। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की मुज़ाकरात की पेशकश कर दी मुस्तरद, और नेपाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मार्केट की दौड़ में सफ़े अव्वल में शामिल। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फौरन सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें और अपने तासुरात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम की मेजबानी में 28 जुलाई को पुत्राजाया में होने वाली मुलाकात में थाईलैंड और कंबोडिया ने सरहदी झड़पों के खात्मे के लिए आज रात से फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन मुज़ाकरात को सराहा और मुस्तकबिल में ताल्लुकात बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया। उधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम मलेशिया में मौजूद हैं ताकि कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन कोशिशों में मदद फराहम कर सकें। उधर बैंकॉक के सियाहों में मकबूल और तोरकोर मार्केट में पीर के रोज एक मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक कर दिया। बाद में हमलावर ने खुदकुशी कर ली। हुकाम के मुताबिक 4 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक खातून दुकानदार फायरिंग का निशाना बने, जबकि दीगर लोग खौफ के मारे मार्केट से भाग निकले। वाक़ा चतुचक जिला में पेश आया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। ताहम हमले की वजूहात फौरी तौर पर सामने नहीं आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेन के दरमियान स्कॉटलैंड में होने वाली मुख्तसर मुलाकात के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ पर जामिया मुआहदा कर लिया। ट्रंप ने इस डील को दोनों फरीकों के लिए बेहतरीन करार दिया और कहा कि वो एक यकतरफा और गैर मुनसिफाना तिजारती रवैये को तब्दील करने का वादा पूरा कर रहे हैं। ये मुआहदा ऐसे वक्त पर हुआ जब व्हाइट हाउस की जानिब से यूरोपीय मसनूआत पर भारी दरामदी टैक्स लगाने की डेडलाइन करीब थी। यमन के हूसी बागियों ने कहा है कि वो अब ऐसी तमाम तिजारती कंपनियों के जहाजों को निशाना बनाएंगे जो इस्राएली बंदरगाहों से कारोबार करती हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। यह ऐलान इसराइल के खिलाफ बहरी कार्रवाइयों के चौथे मरहले के आगाज के तौर पर किया गया है। हूसियों का कहना है कि इन हमलों का मकसद गजा में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती है। रेड सी में इन हमलों ने आलमी तिजारती बहरी रास्तों को शदीद मुतासिर किया है, जहाँ सालाना खरबों डॉलर का माल गुजरता है। रूस ने मॉस्को और प्योंगयांग के दरमियान बराह रास्त तिजारती परवाजों का आगाज कर दिया है, जिससे दोनों ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात की अक्कासी होती है। रूसी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक फिलहाल माहाना एक परवाज चलाई जाएगी। शुमाली कोरिया सियाहती मईशत को फरोग देने के लिए रूसी सियाहों की हौसला अफजाई कर रहा है। आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में फलस्तीनी रियासत के क़याम और 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए एक आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है, जिसकी सदारत सऊदी अरब और फ्रांस मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 8 ममालिक और आलमी तंजीमों पर मुश्तमिल कमेटियां जून से मुख्तलिफ इक्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी नुकात पर काम कर रही हैं। मकसद एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम और इसराइली खिलाफ वर्जियों का हल तलाश करना है। यूरोपीय यूनियन ने इस कॉन्फ्रेंस को मशरिकी वुसा के लिए फैसलाकुन लम्हा करार दिया है। हमास ने इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात को मुहासरा, भूख और नस्ल कशी के जारी हालात में बेमानी करार दिया है। गजा में हमास के रहनुमा खलील अल हया ने कहा कि बच्चों और शहरियों पर मजालिम के साथ मुज़ाकरात सिर्फ एक सियासी चाल हैं। हम ये हरगिज कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने इसराइल की जानिब से किए गए फजाई इमदादी ऑपरेशंस को दिखावा करार देते हुए कहा कि उनकी हैसियत एक छोटे ट्रक जितनी भी नहीं। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बिलवास्ता जंगबंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंगबंदी नाकाम हो चुकी है और अब फैसला इसराइल करेगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उन्होंने एतराफ किया कि हालात गैर यकीनी है, मगर जोर दिया कि कैदियों की बहिफाजत रिहाई अव्वलीन तरजीह है। सदर ट्रंप ने हमास पर खुराक चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 133 हो चुकी है, जिनमें 87 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा अमेरिका गजा के लिए मजीद इमदाद भेजेगा, ताहम मुतबादिल इक़दामात के नताइज पर अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं।
فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا موقف فلسطین کے حق میں ہمیشہ مضبوط، واضح اور اصولی رہا ہے۔ ڈاکٹر عمر اوز اللہ کے مطابق سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے ریاست فلسطین کے باضابطہ قیام اور عالمی سطح پر اس کے اعتراف کو ضروری سمجھتا ہے۔ یہ بیان نیو یارک میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں ہونے والی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے قبل سامنے آیا۔ سعودی عرب نے مشرقی بیت المقدس کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں فلسطین کے حق میں بڑھتے عوامی اور سیاسی دباؤ کے باعث وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حکومت گرمیوں کی تعطیلات کے دوران ہنگامی کابینہ اجلاس بلانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اجلاس میں غزہ میں جاری ہلاکتوں کے علاوہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جیسے اہم معاملات پر غور کیا جائے گا۔ کیئر سٹارمر کے حالیہ بیان کہ فلسطین کو صرف امن معاہدے کی صورت میں تسلیم کیا جائے گا پر ان کی اپنی لیبر پارٹی میں بھی تنقید سامنے آ رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کابینہ اجلاس آئندہ ہفتے متوقع ہے، جبکہ فرانس پہلے ہی اقوام متحدہ میں ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس پیش رفت سے برطانیہ میں بھی فیصلہ کن موقف اپنانے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے نئے صدر لی جے میانگ کی جانب سے تعلقات بہتر بنانے اور مذاکرات کی پیشکش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پالیسی سابق صدر جیسی ہی ہے، جس کے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ نے پیر کو سرکاری بیان میں کہا کہ صدر لی کی غیر سگالی کی کوششیں قابل تعریف نہیں اور پیونگ یانگ مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ نیپال میں الیکٹرک گاڑیوں یعنی EVs کی فروخت میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ جہاں پچھلے سال فروخت ہونے والی 76% مسافر گاڑیاں الیکٹرک تھی، 5 سال پہلے یہ شرح تقریباً 0 تھی۔ یہ انقلاب حکومتی سبسڈی، سستی ہائیڈرو الیکٹرسٹی اور چین جیسے صنعتی ہمسائے کی مدد سے ممکن ہوا۔ نیپال نے پیٹرول گاڑیوں پر زیادہ ٹیکس اور EVs پر کم ڈیوٹی لگا کر خریداروں کو راغب کیا۔ الیکٹرک گاڑیاں اب نہ صرف سڑکوں پر عام ہو چکی ہے بلکہ ہائی وے پر 4 جنگ اسٹیشنز بھی کیفے اور ریسٹ سٹاپس میں بدل چکے ہیں، جس سے نیپال EV انقلاب میں دنیا کے صف اول ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔